स्वागत है आपका जीनियस यूनिक स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस डिटेल क्लास में ना हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहस्य डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ना, नियंत्रण और समन्वय, ये हमारी डेली लाइफ से बहुत गहराई से जुड़ा है। हाँ, जैसे सोचो, अगर गलती से तुम्हारा हाथ किसी गर्म बर्तन पर लग जाए तो हम बिना सोचे बस पलक झपकते ही हाथ हटा लेते हैं। राइट। दिमाग को तो पता चलने से पहले ही शरीर हमें जलने से बचा लेता है। तो ये जो सुपर फास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, ये काम कैसे करता है, यही हम आज की क्लास में समझेंगे। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर एक 3D ऑब्जेक्ट है, एक हाईटेक कंट्रोल रूम जो ना एक पूरे शहर को मॉनिटर कर रहा है। और वो शहर असल में हमारा शरीर है। सिर्फ एक पौधा है जिसमें से केमिकल्स की अलग अलग रंग की बूंदें चमक रही हैं। इस स्लाइड की हेडलाइन है नियंत्रण और समन्वय। मतलब पर्यावरण में जो बदलाव हो रहे हैं ना, उन्हें पहचानकर तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के जरिए शरीर को कंट्रोल करना नियंत्रण कहलाता है। और सभी अंगों से एक साथ एक सुव्यवस्थित तरीके से काम करवाना समन्वय है। जंतुओं में तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स दोनों काम करते हैं, लेकिन पौधों में केवल हार्मोन होते हैं। सही बात है। पर यहाँ टेक्स्ट के आधार पर मेरा एक डाउट है। अगर पौधों में जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र या दिमाग होता ही नहीं है, तो वे अपने पर्यावरण के साथ इतना सटीक तालमेल कैसे बिठाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पौधों का तरीका ना थोड़ा धीमा होता है, पर बहुत असरदार होता है। वो पूरी तरह से फाइटो हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। अच्छा, मतलब केमिकल्स पर काम चलता है। हाँ, जब उन्हें रोशनी या पानी चाहिए होता है ना, तो ये रसायन बस एक सेल से दूसरे सेल में रिश्ते हुए आगे बढ़ते हैं। राइट। तो एग्जाम अलर्ट दोस्तों, नियंत्रण और समन्वय शरीर को सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने में मदद करता है। इसे अच्छे से नोट कर लें। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक इंसान का चेहरा जिस पर 5 अलग-अलग हाईटेक सेंसर लगे हैं। जैसे कि एक कैमरा, थर्मामीटर, माइक, केमिकल एनालाइजर और परफ्यूम डिटेक्टर। हाँ बिल्कुल। तो हेडलाइन है ग्राही। बहुकोशिकीय जीवों में बाहरी सूचनाओं को ग्रहण करने वाले अंग ग्राही या रिसेप्टर्स कहलाते हैं। जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से 5 हैं। आंख, जो प्रकाशग्राही है, त्वचा, जो ऊष्मा या स्पर्शग्राही है, और कान ध्वनिग्राही है, जीभ स्वादग्राही है, और नाक घ्राणग्राही है जो गंध के लिए है। पर मुझे एक डाउट है यहाँ पर। इन सभी 5 ग्राहियों में से बोर्ड परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला ग्राही कौन सा है और क्यों? वो है घ्राणग्राही। क्योंकि घ्राण ना एक शुद्ध हिंदी का तकनीकी शब्द है, तो स्टूडेंट्स अक्सर इसे त्वचा या स्वाद से जोड़ देते हैं। ओहो, तो ये नाक से जुड़ा है गंध के लिए। बिल्कुल। तो एग्जाम अलर्ट, घ्राणग्राही गंध को पहचानते हैं? ये बोर्ड परीक्षा का एक फेवरेट सवाल है। एकदम क्लियर। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पे 3D ऑब्जेक्ट है, एक चमकता हुआ फाइबर ऑप्टिक केबल जो न एक पेड़ जैसा दिखता है। हाँ, ये विजुअल बहुत सटीक है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। है ना? इसकी जड़ें हैं जिन्हें ध्रुमिका कहते हैं, बीच में एक चमकता हुआ बल्ब है जिसे कोशिका काय कहते हैं, और एक लंबा तार है जिसे तंत्रिकाक्ष कहते हैं। ये तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना है, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो पहले ध्रुमिका बाहरी सूचना ग्रहण करती है, फिर वो कोशिका काय में जाती है, और अंत में तंत्रिकाक्ष उस आवेग को अंतिम सिरे तक ले जाता है। राइट, एकदम एक रिले रेस की तरह। पर मेरा डाउट ये है कि यह संरचना इतनी लंबी क्यों होती है, और सूचना का प्रवाह हमेशा ध्रुमिका से तंत्रिकाक्ष की ओर ही क्यों होता है, उल्टा क्यों नहीं? लंबी इसलिए होती है ताकि स्पीड बनी रहे। अगर छोटी छोटी कोशिकाएं होती ना, तो सिग्नल को बार बार जंप करना पड़ता। हाँ, उससे तो स्पीड कम हो जाती। और एक तरफा प्रवाह इसलिए है क्योंकि सिग्नल रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स सिर्फ ध्रुमिका के पास होते हैं। समझ गई। तो एग्जाम अलर्ट दोस्तों, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, 2 चट्टानें जिनके बीच एक छोटी सी खाई है। और एक चट्टान से बिजली की चिंगारी आती है। हाँ, और खाई के पास आकर वो जादुई रसायन की बूंदों में बदल जाती हैं। ये बूंदें तैरकर दूसरी चट्टान तक जाती हैं और वहां फिर से बिजली बन जाती हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये सिनैप्स कहलाता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच की खाली जगह
तो विद्युत आवेग पहले न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर पहुंचकर कुछ रसायन छोड़ता है जो इस खाली जगह को पार करते हैं। बिल्कुल। और वो रसायन अगली कोशिका में एक नया विद्युत आवेग पैदा कर देते हैं। पर यहाँ एक बहुत लॉजिकल डाउट है। विद्युत आवेग को रसायन में बदलने की क्या जरूरत है? क्या ये रसायन सिग्नल की स्पीड को कम नहीं करते? स्पीड थोड़ी कम जरूर होती है, लेकिन ये सिनेप्स ना एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अच्छा, सेफ्टी के लिए। हाँ, अगर सारे न्यूरॉन सीधे जुड़े होते तो शरीर के एक हिस्से में दर्द होने पर पूरा शरीर झटके खाने लगता। रसायन सिग्नल को एक तरह से फिल्टर करते हैं। वाओ, क्या सिस्टम है। एग्जाम अलर्ट। सिनेप्स पर विद्युत सिग्नल रासायनिक सिग्नल में बदलता है ताकि वो खाली गैप को पार कर सके। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक बेहद कीमती सुपर कंप्यूटर जो एक मजबूत तिजोरी में बंद है। और वो तिजोरी हमारी खोपड़ी है। राइट। उस पर 3 लेयर की बबल रैप जैसी झिल्लियां हैं और वो एक वाटर बेड यानी फ्लूइड पर तैर रहा है। ये मानव मस्तिष्क है, हमारा मेन थिंक टैंक। ये कपाल नामक अस्थि बॉक्स में सुरक्षित रहता है। और इसके अंदर 3 झिल्लियां होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं और उनके बीच मेरु द्रव भरा होता है। बिल्कुल सही। तो मेरा डाउट ये है कि अगर मस्तिष्क को हड्डी का इतना मजबूत बॉक्स मिल ही गया है तो फिर इस मेरु द्रव की अलग से क्या जरूरत है? ऐसे सोचो, अगर एक कांच का बर्तन लोहे के बक्से में रखकर जोर से हिलाओगे तो क्या होगा? वो तो दीवारों से टकराकर टूट जाएगा। सही कहा। इसीलिए मेरु द्रव एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। मस्तिष्क उस तरल में तैरता है ताकि झटके लगने पर वो खोपड़ी से टकराए नहीं। क्या बात है, नेचुरल एयरबैग। एग्जाम अलर्ट दोस्तों, मेरु द्रव मस्तिष्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों का 3D मैप है। आगे का हिस्सा एक विशाल लाइब्रेरी और पावर कंट्रोल रूम है जो कि अग्र मस्तिष्क है। और बीच का हिस्सा एक CCTV मॉनिटरिंग रूम की तरह है जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क ना सोचने वाला मुख्य भाग है। इसके 3 हिस्से हैं। प्रमस्तिष्क जो याददाश्त के लिए है, थैलेमस जो संवेदी सूचनाओं का रास्ता है, और हाइपोथैलेमस जो रक्तदाब, तापमान, भूख और प्यास का नियंत्रण करता है। और मध्य मस्तिष्क देखने, सुनने और सिर गर्दन की गतियों को कंट्रोल करता है। एकदम सही। पर मेरा डाउट ये है कि भूख और प्यास जैसी हमारी सबसे बेसिक शारीरिक ज़रूरतें मस्तिष्क के इतने महत्वपूर्ण हिस्से हाइपोथैलेमस द्वारा ही क्यों कंट्रोल की जाती हैं? क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। शरीर इन्हें हमारी सोच या इच्छा पर नहीं छोड़ सकता। मतलब हम काम में बिजी होकर पानी पीना भूल भी सकते हैं। राइट। इसलिए हाइपोथैलेमस एक ऑटोमेटिक बैकग्राउंड प्रोसेसर की तरह काम करता है। बहुत बढ़िया। एग्जाम अलर्ट। भूख, प्यास और शरीर के तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, सिर के पिछले हिस्से में लगा एक ऑटो पायलट सिस्टम और एक जायरोस्कोप जो शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। ये हमारा पश्च मस्तिष्क है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। हाँ, पहला पॉन्स जो श्वसन क्रिया में सहायक है, दूसरा अनुमस्तिष्क जो संतुलन बनाता है और तीसरा मेड्यूला जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे हृदय स्पंदन, रक्तचाप, निगलना या खांसना, ये सब मेडुला संभालता है। तो डाउट ये है कि अगर हम सीधे चल रहे हैं और अचानक लड़खड़ाते हैं तो शरीर को तुरंत वापस बैलेंस करने में इन तीनों में से कौन सा हिस्सा एक्टिव होता है? उस समय हमारा अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम बिजली की तेजी से एक्टिव होता है। अच्छा, वो जो जायरोस्कोप की तरह काम करता है। हाँ, वही कैलकुलेट करता है कि कौन सी मांसपेशी को कितना सिकोड़ना है ताकि हम गिरे नहीं। एग्जाम अलर्ट स्टूडेंट्स, शरीर का संतुलन और ऐच्छिक गतियों की सटीकता अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पे 3D ऑब्जेक्ट हैं, 3 अलग-अलग बटन। एक स्टीयरिंग व्हील जिसे हम खुद घुमाते हैं, जो हमारी ऐच्छिक क्रिया का प्रतीक है। एक घड़ी जो अपने आप टिक टिक कर रही है यानी अनैच्छिक, और एक इमरजेंसी रेड बटन जो खतरे पर अपने आप दब जाता है, वो है प्रतिवर्ती। बिल्कुल, ऐच्छिक क्रियाएं वो है जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे चलना या बोलना। अनैच्छिक वो है जिन पर कंट्रोल नहीं है, जैसे दिल धड़कना। और प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होती है, जैसे कांटा चुभने पर पैर हटाना।
पर मेरा डाउट यह है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के बजाय मेरुरज्जु को क्यों दिया गया है? ये पूरा खेल ना समय बचाने का है। अगर सिग्नल दिमाग तक जाएगा और फिर वापस आएगा तो उसमें जो टाइम लगेगा ना, उतने में शरीर का नुकसान हो जाएगा। ओह, तो मेरुरज्जु एक तरह का शॉर्टकट है। हाँ, मेरुरज्जु बिना दिमाग से पूछे सीधे हाथ या पैर को हटने का आदेश दे देती है। सुपर फास्ट। एग्जाम अलर्ट। प्रतिवर्ती क्रिया का मुख्य नियंत्रण केंद्र मस्तिष्क नहीं, बल्कि मेरुरज्जु होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, छुई मुई का पौधा, जो पानी से भरे छोटे छोटे गुब्बारों से बना है। और जैसे ही उसे छूते हैं, पत्तियों के गुब्बारों से पानी पीछे हट जाता है और वो सिकुड़ जाती हैं। हाँ, पादपों में तंत्रिका तंत्र या संवेदी अंग नहीं होते, फिर भी वे पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कंपानुकुंचन, छुई मुई को छूने पर सिकुड़ना। राइट, और ये गति किसी तंत्रिका तंत्र से नहीं बल्कि कोशिकाओं में पानी के बदलाव के कारण होती है। पर एक बहुत कॉमन डाउट है, अगर पौधों के पास दिमाग या तंत्रिका कोशिकाएं नहीं है, तो उन्हें ये महसूस कैसे होता है कि किसी ने उन्हें छुआ है? उनके पास एक बहुत बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम होता है। जब हम छूते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा होता है, जिससे कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है और पत्ती सिकुड़ जाती है। एग्जाम अलर्ट दोस्तों, छुई मुई में स्पर्श के प्रति होने वाली गति कोशिकाओं में पानी के बदलाव से होती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक पौधे के अंदर की केमिकल फैक्ट्री, जिसमें 5 अलग अलग रंग की बोतलें रखी हैं। कुछ बोतलें पौधे को बड़ा कर रही हैं, एक पत्तियों को सुखा रही है और एक फलों को पका रही हैं। हाँ, ये 5 प्रमुख पादप हार्मोन है। ऑक्सिन प्ररोह के अग्रभाग में वृद्धि करता है, जिब्रेलिन तने की वृद्धि और मजबूती करता है, और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है, जो फलों में ज्यादा होता है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक है और इथाइलिन फलों को पकाता है। पर डाउट ये है कि ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोन पौधे को बढ़ाते हैं, तो फिर एब्सिसिक अम्ल जैसे वृद्धि रोकने वाले हार्मोन की पौधे को क्या आवश्यकता है? इसे पौधे का स्ट्रेस हार्मोन मान सकते हैं। जब बहुत सूखा पड़ता है ना, तो पौधे को पानी बचाना होता है। अच्छा, तो वो ग्रोथ ही रोक देता है? बिल्कुल। एब्सिसिक अम्ल ग्रोथ रोककर पत्तियों को गिरा देता है, ताकि पानी बर्बाद ना हो। ये उसे बुरे समय में जिंदा रखता है। क्या बात है। एग्जाम अलर्ट। पत्तियों का गिरना या मुरझाना एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक पौधा जो एक स्मार्ट कंपास पर रखा है। और उसका तना सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ रहा है। हाँ, और जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर नीचे जा रही हैं और एक जड़ नमी देखकर पानी की तरफ मुड़ रही है। ये पौधों की गतियां हैं, जिन्हें अनुवर्तन कहते हैं। पानी की तरफ जलानुवर्तन, प्रकाश की तरफ प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वाकर्षण की तरफ गुरुत्वानुवर्तन। पर डाउट ये है कि ऑक्सिन हार्मोन ऐसा क्या करता है कि पौधे का तना एकदम सटीक प्रकाश की दिशा में ही झुक जाता है? ऑक्सिन ना प्रकाश की विपरीत दिशा यानी छाया वाले भाग में इकट्ठा हो जाता है। ओके। और वहां कोशिका विभाजन ज्यादा करता है, जिससे वो हिस्सा लंबा हो जाता है और तना अपने आप प्रकाश की ओर झुक जाता है। बहुत ही स्मार्ट। एग्जाम अलर्ट दोस्तों, ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश की विपरीत दिशा में ज्यादा होता है, जिससे तना प्रकाश की ओर झुक जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक इंसानी शरीर जिसमें अलग अलग जगहों पर चमकते हुए नोड्स हैं, गले में, छाती में, पेट के पास। ये सब हमारी ग्रंथियां हैं जो सीधे खून में हार्मोन निकालती हैं। हाँ, थायराइड ग्रंथि गले में होती है, जिससे थायरॉक्सिन निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, जो शुगर कंट्रोल करता है। वृषण से टेस्टोस्टेरॉन और अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है और थाइमस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। पर एक सवाल है, डॉक्टर हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? इसका हमारे गले की ग्रंथि से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में आयोडीन चाहिए होता है। और अगर वो न मिले तो ग्रंथि ज्यादा आयोडीन सोखने के चक्कर में फूल जाती है, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं। ओह, एग्जाम अलर्ट। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन कम बनता है, जिससे गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है,
दिमाग में बैठा एक हेडमास्टर जो मास्टर को ऑर्डर दे रहा है। और किडनी के ऊपर एक इमरजेंसी सायरन लगा है जो खतरे में बज उठता है। हेडमास्टर है हाइपोथैलेमस, जो मास्टर यानी पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, और एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनलिन छोड़ती है, जिसे लड़ो या भागो हार्मोन कहते हैं। बिल्कुल। पर डाउट ये है कि संकट के समय ये एड्रीनलिन हार्मोन शरीर में ऐसे कौन से बदलाव करता है जिससे हम तुरंत भागने या लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? ये तुरंत धड़कन बढ़ा देता है ताकि मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। खून का बहाव पाचन तंत्र से हटकर हाथों और पैरों की तरफ चला जाता है, ताकि हम पूरी ताकत से भाग सके। एकदम से। ये शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार कर देता है। एग्जाम अलर्ट स्टूडेंट्स, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है, इसलिए ये मास्टर्स का मास्टर है। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। देखो, इस स्लाइड पर 3D ऑब्जेक्ट है, एक स्प्लिट स्क्रीन, एक तरफ एक इंसान सोच समझकर शतरंज की चाल चल रहा है, जो टहलने जैसी ऐच्छिक क्रिया का प्रतीक है, और दूसरी तरफ एक कार एक्सीडेंट होते ही बिजली की तेजी से एयरबैग खुल रहा है, जो प्रतिवर्ती क्रिया है। टहलना एक मंद क्रिया है जो मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होती है, और प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा होती है जो अचानक होती है। तो मेरा आखिरी डाउट ये है कि चूंकि टहलना और पैर हटाना दोनों ही पैरों की गतियां हैं, तो दोनों का कंट्रोल सेंटर अलग-अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि दोनों का मकसद एकदम अलग है। टहलने के लिए आपको नेविगेशन चाहिए, जिसके लिए सोचना पड़ता है, और पैर हटाने के लिए वहां डैमेज कंट्रोल करना है। सोचने का टाइम नहीं है, बस तुरंत एक्शन चाहिए। शरीर में पौधों की तरह सब कुछ सिर्फ रसायनों पर निर्भर करता, या फिर हमारा दिमाग हर छोटी प्रतिवर्ती क्रिया को सोच समझकर करने लगता, तो क्या हम आज जितने फुर्तीले हैं उतने रह पाते? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।